हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर फिलिप सिडनी द्वारा कंपोज की गई एक पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है द नाइटिंगेल। दोस्तों, ये जो पोयम है द नाइटिंगेल, इसका हम क्लोज रीडिंग करेंगे, इसका हम टेक्सचुअल रीडिंग करेंगे, लाइन बाय लाइन ये पोयम हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस पोएट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सर फिलिप सिडनी इज एन एलिजाबेथन पोएट। एक एलिजाबेथन पोएट है। एलिजाबेथ जो क्वीन थी, जो 1558 से 1603 इस समय में इंग्लैंड पर राज करती थी, तो उसके समय में ये पोएट थे। उसके दरबार में ये एक दरबारी थे, कोर्टियर, स्कॉलर, बहुत ही एक विद्वान और सैनिक भी थे, सोल्जर। दोस्तों, इन्होंने जो पोएम्स लिखी है उनमें से फेमस जो पोएम्स है उनके नाम कुछ इस तरह है। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, और एक उन्होंने बुक ऑफ क्रिटिसिज्म भी लिखा था। उन्होंने क्रिटिकल वर्क भी लिखा था जिसका नाम था द डिफेंस ऑफ पोएसी, या फिर इसको एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री भी कहते हैं, या फिर द डिफेंस ऑफ पोएट्री ऐसा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो पोयम है द नाइटिंगेल, ये पोयम एक मिथ पर आधारित है। तो ये जो मिथ है वो मिथ हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो मिथ है फिलमेला का मिथ। ओके, फिलमेला, फिलमेला का मिथ जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी में आता है। एक्चुअली ये जो कैरेक्टर है फिलमेला, एक वुमन कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर इस पोयम में आता है। तो हमें ये समझने के लिए ये जो ग्रीक माइथोलॉजी है फिलमेला के बारे में, वो हमें समझनी होगी। तो एक्चुअली ये जो माइथोलॉजी है, ये माइथोलॉजी क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली ये जो फिलोमेला और उसकी एक बहन थी जिसका नाम था प्रोकन। फिलोमेला और प्रोकन, ये दोनों बेटियां थी किंग पैंडियन की। किंग पैंडियन जो कि एटिका, एटिका ये देश था, इसके राजा थे किंग पैंडियन, और उनकी दो बेटियां थी जिनके नाम थे फिलोमेला और प्रोकन। अभी क्या होता है, ये जो प्रोकन होती है इसकी शादी होती है किससे? टेरियस से इसकी शादी होती है। टेरियस, टेरियस जो कि थ्रेस, ये जो प्रदेश है, इसके ये प्रिंस रहते हैं, तो इनके साथ टेरियस के साथ प्रोकन की शादी हो जाती है। लेकिन क्या हो जाता है, ये जो टेरियस है उनकी बुरी नजर है फिलोमेला पर। वो चाहते हैं फिलोमेला का, फिलोमेला को। ओके, तो वो फिलोमेला को चाहते हैं, और एक दिन क्या होता है कि ये जो टेरियस होते हैं ये फिलोमेला पर रेप करते हैं। अभी ये रेप करते हैं और उसको चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं आपको एक्सपोज करूंगी। तब वो क्या करते हैं, उसकी जीभ काट देते हैं। ओके, उसकी जीभ काट देते हैं ताकि फिलोमेला ये जो राज है उस पर ये जो अत्याचार हुआ है ये किसी को बता न सके, इसलिए टेरियस फिलोमेला की जीभ काट देते हैं। लेकिन ये फिलोमेला होशियार होती है और ये क्या करती है, एक कपड़े पर, एक क्लॉथ पर, एक कला के माध्यम से, वो टेपिस्ट्री ऐसा एक वर्ड है, कुछ बुनती है। ओके, वीविंग करती है, कुछ बुनती है, और जिन चित्रों की वजह से उसकी बहन को, और वो बुनकर वो चित्र बनाकर कपड़े पर वो उसकी बहन को यानी कि प्रोकन को भेजती है। तो फिर उसकी बहन को पता चलता है कि उसके पति ने उसकी बहन पर अन्याय किया है, जुल्म किया है, रेप किया है। तो फिर वो जो प्रोकन होती है, वो प्रोकन क्या करती है, उसकी बहन की मदद से उसका जो एक बेटा होता है जो कि उसको टेरियस से हुआ होता है, टेरियस और प्रोकन का जो बेटा होता है उसको मार के, उसका मर्डर करके, उसका उसका जो पूरे बॉडी पार्ट्स होती है वो बॉईल करती है, और वो टेरियस को टेरियस को डिनर के लिए डिनर टेबल पर देती है। अभी टेरियस को पता चलता नहीं, वो खाता है, उसको खाते समय कुछ पता नहीं चलता, लेकिन खाना होने के बाद वो प्रोकन क्या करती है, वो जो सिर होता है, सिर वो अलग किया रहता है, खाली बॉडी पार्ट बॉईल की करके उसको खाने को दिए जाते हैं। तो उसका जो सिर होता है प्रोकन और टेरियस के बेटे का, वो उसके सामने लाती है, किसके? टेरियस के सामने। तो अभी टेरियस तो बहुत गुस्सा हो जाता है कि ये मैंने क्या खाया और इन्होंने क्या किया।
तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि अभी वो दोनों को यानी कि प्रॉकन और फिलोमेला को दोनों को मारेंगे, उनका कत्ल करेंगे, ऐसा ही डिसाइड करते हैं। और इनके पीछे एक एक्स लेके, ओके, एक कुल्हाड़ी लेके उनके पीछे दौड़ते हैं। ये प्रॉकन और ये फिलोमेला दोनों जो होती है वो भागती है, लेकिन किसी तरह टेरियस उनके पास पहुंचते हैं और वो उनको मारने ही वाले होते हैं। तभी ये प्रॉकन और फिलोमेला क्या करती है, गॉड को प्रे करती है कि गॉड को ऐसा प्रे करती है कि वो दोनों उनके गुस्से से, टेरियस के गुस्से से बच जाए, टेरियस उनको न मारे। इसलिए वो गॉड का प्रे करती है कि गॉड आप कुछ करो, भगवान आप कुछ करो, ईश्वर आप कुछ करो। तो गॉड क्या करते हैं, ये प्रॉकन को और फिलोमेला को बर्ड में तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं। तो प्रॉकन का हो जाता है स्वैलो बर्ड, फिलोमेला का हो जाता है नाइटिंगेल बर्ड। अभी ये इनका इनका चेंज करते हैं बर्ड में, और वो इन द सेम वे क्या करते हैं, टेरियस को भी चेंज करते हैं हुपू बर्ड में। टेरियस को भी वो क्या करते हैं, हुपू बर्ड में चेंज करते हैं। अभी ये जो है, ये पूरी माइथोलॉजी है, ये ग्रीक माइथोलॉजी है। और यही ग्रीक माइथोलॉजी एक रोमन पोएट थे जिनका नाम था ओविड। ओविड ये रोमन पोएट थे। तो उनकी एक बुक है, पोएट्री की बुक है, जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस बुक में ये पूरी स्टोरी आती है, ये पूरी मिथ आ जाती है, फिलोमेला मिथ। और इस मेटामॉर्फोसिस की बुक पर, ओविड की जो मेटामॉर्फोसिस बुक है, बुक नंबर 6, उसी पर ही ये पोयम जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, द नाइटिंगेल, ये आधारित है। ओके, तो इसका जो बेस है इस पोयम का, ये पोयम का बेस है ओविड। ओविड जो रोमन पोएट थे, उनकी पोएट्री की एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस, और उसका बुक 6, मेटामॉर्फोसिस का बुक 6 इसका आधार है। अभी और एक बात इस पोयम के बारे में कि ये जो पोयम है, ये पोयम सिडनी के डिफेंस ऑफ पोएसी इस बुक में सेकंड पार्ट में अपीयर हुई थी in the year 1595. So that is again another thing. ये एक अलग बात है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। इस पोएम को फिलोमेला ऐसा भी कहते हैं, लेकिन हमें जो टाइटल है वो द नाइटिंगेल, इस टाइटल से हमें इसका स्टडी करना है। अभी हम ये पोएम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। अभी मैंने आपको मिथ बता दिया है, तो यहां द नाइटिंगेल, अभी हम पोएम पढ़ेंगे और समझेंगे। The nightingale, as soon as April bringeth unto her rested sense a perfect waking, while late bare earth, proud of new clothing, springeth, sings out her odes, a thorn her song book making. अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो नाइटिंगेल है, यहाँ जो नाइटिंगेल है, ये नाइटिंगेल एक बर्ड है। ओके, एक बर्ड है जो कि मैंने अभी आपको मिथ बताया, हालांकि वहां का ही ये बर्ड है। उसका जो आइडेंटिटी है वो क्लियर हो जाता है जो 8th नंबर लाइन है, तो यहाँ इसकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है। लेकिन ये जो नाइटिंगेल बर्ड है, ये नाइटिंगेल बर्ड क्या करता है, जैसे कि अप्रैल का महीना शुरू होता है, जैसे कि अप्रैल मंथ शुरू होता है, बिल्कुल अप्रैल मंथ में ओके, अनटू हर रेस्टेड सेंस, तब तक अप्रैल मंथ तक ये नाइटिंगेल क्या कर रही होती है, आराम कर रही होती है, क्योंकि उस समय विंटर शुरू होता है। और विंटर के बाद कौन सा सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है। यहां दिया है स्प्रिंगेथ, तो ये रिलेटेड है स्प्रिंग सीजन से। अभी ये जो स्प्रिंग सीजन रहता है, जिसको हम वसंत ऋतु ऐसा भी कहते हैं, ये ब्लॉसमिंग सीजन रहता है। इस सीजन में बहुत सारे फ्लावर्स, पौधे, ये एक बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। तो ये सीजन है स्प्रिंग सीजन, अभी शुरू हुआ है अप्रैल में। तो इससे पहले था विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में ये जो नाइटिंगेल है ये रेस्ट कर रही थी, लेकिन अब ये लंबी नींद से जगी है। ओके, अब ये नाइटिंगेल जो है ये लंबी नींद से जगी है। ये जो लाइन है, वाइल लेट बेयर अर्थ, तो विंटर सीजन में अर्थ कैसी थी, पृथ्वी कैसी थी, बिल्कुल बैरन थी। बैरन यानी कि कुछ नहीं उग सकता था। तो एक ऐसी पृथ्वी थी, ऐसी जमीन थी। लेकिन अब जो पृथ्वी है, अब जो जमीन है, अब जो माहौल है, वो कैसा है, न्यू क्लॉथिंग
क्लोथिंग यानी कि यहाँ इसका जो रेफरेंस है वो पेड़ पौधे, फूल वगैरह, फ्रूट्स, इससे रेफरेंस है। तो बिल्कुल ही एक अलग नजारा है धरती का, एक सुंदर रूप है धरती का, बहुत ही नायाब सुंदर ऐसा रूप अभी स्प्रिंग सीजन में धरती का है। लेकिन इससे पहले जो विंटर सीजन था, इसमें इस धरती का रूप ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो अभी इस स्प्रिंग सीजन में ये जो नाइटिंगेल है, ये नाइटिंगेल क्या करती है, सिंग्स आउट हर वोज, ओके, सिंग्स आउट हर वोज, a thorn her songbook making, and mournfully bewailing, her throat in tunes expresseth, what grief her breast oppresseth. Okay, now we will read these lines and we'll try to understand. Okay, so sings out her woes, a thorn her songbook making. अभी ये जो नाइटिंगेल बर्ड है, ये क्या कर रही है, गाना गा रही है। लेकिन इसका जो गाना है, सिंग्स आउट हर वोज, ये कैसा गाना है, वो यानी सॉरो यानी दुख यानी पेन, तो वेदना जो है उसका जो फीलिंग है, तो वो जो फीलिंग है वो वेदना फीलिंग है। ओके, पेनफुल काइंड ऑफ फीलिंग इज देयर, सो दैट वो दैट सॉरो, इसका दुख ये गाने के माध्यम से दुनिया को बता रही है। अ थॉर्न, थॉर्न यानी कि पेन, पेन यानी वेदना, क्लेश। अ थॉर्न हर सॉन्ग बुक, सॉन्ग बुक कैसा बुक, कैसी किताब, यानी कि क्लेश की किताब, वेदना की किताब। अ थॉर्न हर सॉन्ग बुक मेकिंग, एंड मॉर्नफुली, मॉर्नफुली यानी कि बिल्कुल शोकमग्न, ऐसे जैसे कि कुछ अभी वो लैमेंट कर रही है, उसको बहुत सारा दुख है। बी वेलिंग, ओके, बी वेलिंग यानी कि वो सैडनेस एक्सप्रेस कर रही है, उसका दुख एक्सप्रेस कर रही है। ओके, बी वेलिंग, हर थ्रोट इन ट्यून्स एक्सप्रेसेथ, अभी यहां जो ये वर्ड है एक्सप्रेसेथ यानी कि एक्सप्रेसेस, तो वो कैसे ट्यून्स एक्सप्रेस कर रही है, बहुत सारे दुख के ट्यून्स एक्सप्रेस कर रही है। व्हाट ग्रीफ, ग्रीफ यानी अगेन सॉरो या फिर दुख, इसको कह सकते हैं। What grief her breast oppresseth, oppresseth यानी ऑप्रेस, ऑप्रेस यानी दमन कहेंगे हम, ओके, जो कि एक निगेटिव वर्ड है। क्या दुख है उसका, क्यों नाइटिंगेल ये दुख का गाना गा रही है। सीजन जो है वो स्प्रिंग सीजन है, दुनिया में ये स्प्रिंग सीजन अच्छा सीजन कहलाता है, लेकिन पूरी धरती ये अच्छी है, पूरे धरती ने प्राउड ऑफ न्यू क्लॉथिंग, ओके, एक अच्छा रूप धारण किया है। और इस अच्छे रूप में ये नाइटिंगेल जो बर्ड है, ये दुख भरा गीत गा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, क्या कारण है इसका, तो इस लाइन में वो कारण आता है। व्हाट ग्रीफ, व्हाट सॉरो, क्या कारण है, क्या रीजन है। हर ब्रेस्ट ऑपरेसेड, कौन सी ऐसी मुश्किल है जिसकी वजह से इसको इतना दुख हुआ है और ये दुख भरा गीत, दर्द भरा गीत गा रही है। फॉर यानी कि बिकॉज टेरियस फोर्स ऑन हर चेस्ट विल प्रिवेलिंग। तो यहां हमें पता चलता है कि ये जो टेरियस, इससे पहले हमने जो देखा कि टेरियस और फिलोमेला का मिथ क्या था, तो ये जो टेरियस ने इस पर जबरदस्ती की थी, तो इसकी वजह से वो कैसी थी, पहले वो चेस्ट थी, चेस्ट यानी कि वो बहुत ही प्योर थी, प्योर इन द सेंस कि वो वर्जिनल थी, ओके, वो वर्जिनल थी, दैट शी डिड नॉट इंडल्ज इन सेक्स टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट दिस टेरियस फोर्स्ड हर, ये टेरियस ने उस पर जबरदस्ती की। फोर्स ऑन हर चेस्ट विल प्रिवेलिंग, तो इसकी वजह से ये दुखी है, इसकी वजह से ये दुख भरा गीत गा रही है, दर्द भरा गीत गा रही है। अभी नेक्स्ट चार जो लाइंस है, ये चार लाइंस, ये ओ फिलोमेला फेयर, ओ टेक सम ग्लैडनेस। नाउ व्हाट इज दिस लाइन, इन दिस लाइन, ये लाइन में हमें पता चलता है कि ये जो नाइटिंगेल बर्ड है, ये पंछी है, एक्चुअली ये कौन है, ये फिलोमेला है, ये फिलोमेला है। ओके, ओ फिलोमेला फेयर, फेयर यानी ब्यूटीफुल, ओ टेक सम ग्लैडनेस, टेक सम ग्लैडनेस। अभी ऐसा क्यों कहता है स्पीकर, क्योंकि इस पोएम में ये जो स्पीकर है, ये स्पीकर उसका एक अपना दुख है, उसकी एक दर्द भरी कहानी है, तो वो कंपेयर करता है। तो उसके लिए इसकी जो दर्द भरी कहानी है नाइटिंगेल की, ये कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती, इसका जो दर्द है, ये दर्द उसके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा स्पीकर को लगता है।
तो उस पर जो जबरदस्ती हुई है, टेरियस ने उस पर जो अन्याय किया है, अत्याचार किया, एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया है, लैंगिक अत्याचार किया है, तो उस पर वो कुछ ध्यान नहीं देता। खाली उसको लगता है कि उसका अपना जो दर्द है वो दर्द बहुत ज्यादा है। तो वो कहता है, स्पीकर इन द पोएम, या फिर आप पोएट ऐसा कह सकते हो, ओ फिलोमेला फेयर, ओ टेक सम ग्लैडनेस दैट हियर इज जस्टर कॉज ऑफ प्लेंटफुल सैडनेस। तो वो क्या बोल रहा है, स्पीकर क्या बोल रहा है, ओ टेक सम ग्लैडनेस। ओके, अभी तुम्हारा जो दुख है, नाइटिंगेल को या फिलोमेला को कह रहा है कि तुम्हारा जो दुख है वो कुछ ज्यादा नहीं है, वो मेरा जो दुख है, दैट हियर इज यानी मेरा जो दुख है, वो जो स्पीकर का दुख है, जस्टर कॉज, जस्ट यानी कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट कॉज है, किसका, प्लेंटफुल सैडनेस। प्लेंटफुल सैडनेस यानी कि यहाँ इसका जो दुख है उसको वो प्लेंटफुल सैडनेस यानी कि लैमेंटिंग और कंप्लेनिंग, लैमेंट यानी शोक, शोक भरा इसको दुख है, तो ये स्पीकर को कुछ दुख है। ओके, तो इसलिए कहता है कि वो मेरा दुख जो है वो बहुत ज्यादा है, तुम्हारा दुख मेरे दुख के सामने कुछ भी नहीं है। ओके, और इसलिए तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारा दुख कुछ ज्यादा नहीं है। वो टेक सम ग्लैडनेस दैट हियर इज यानी कि मेरा दुख, ये स्पीकर का दुख, जस्टर कॉज ऑफ प्लेनफुल सैडनेस। दाइन अर्थ नाउ स्प्रिंग्स, तुम्हारी जो दुनिया है वो दुनिया अभी खिल रही है, तुम्हारी दुनिया में अभी वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। लेकिन मेरी जो दुनिया है, माइन फेडेथ, मेरी जो दुनिया है इसमें सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ फेड हो रहा है, यानी कि जो अच्छा था वो बुरा होते जा रहा है। तुम्हारी जो दुनिया है वो दुनिया खिल रही है, अच्छी हो रही है। दाई थॉर्न विदाउट, दाई थॉर्न, थॉर्न यानी कि पेन, वेदना, क्लेश, दाई थॉर्न विदाउट। नाउ हियर ये जो विदाउट कहते हैं इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ये जो नाइटिंगेल है ये उसका दर्द एक गीत के माध्यम से लोगों को बता रही है। ओके, तो उसका जो दर्द है वो दर्द उसने आर्ट में यानी कि कला में कन्वर्ट किया है। ओके, लेकिन इसका जो दर्द है, ये स्पीकर का जो दर्द है, माय थॉर्न यानी कि माय पेन, मेरी जो वेदना है, मेरा जो क्लेश है, मेरी जो पीड़ा है, वो मेरे दिल में है, और मेरे दिल पर वो इन्वेडत यानी कि इन्वेड यानी कि अटैक, अटैक कर रही है, यानी कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं जो मेरी वेदना है, मेरा जो क्लेश है, मेरा जो दुख है, वो मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं किसी आर्ट में, किसी कला में। तुमने तुम्हारा जो दर्द है वो कन्वर्ट किया है, इसलिए तुम्हारा दर्द अभी कुछ भी नहीं है, तुमने तुम्हारा दर्द एक्सटर्नलाइज किया है एक गीत में, इसलिए तुम्हारा जो दर्द है वो आउटवर्डली विजिबल है, बाहर से तो दिखता है क्योंकि तुम गीत गा रही हो, दर्द का गीत, लेकिन मेरा जो दर्द है वो कोई नहीं समझ सकता। ओके, इसलिए वो कहता है दाई थॉर्न विदाउट माई थॉर्न माई हार्ट इन्वेडेड। तो ये पहला स्टैंजा है, इसके बाद हम दूसरा स्टैंजा देखेंगे। Alas, she hath no other cause of anguish, but Tereus' love on her by strong hand wroken, wherein she suffering all her spirits languish, full woman-like complaints, her will was broken। अभी सेकंड स्टैंजा में स्पीकर हमें बताते हैं कि शी हैथ यानी कि हैज नो अदर कॉज ऑफ एंग्विश, एंग्विश यानी कि सौरो, दुख, उसका दूसरा कुछ रीजन नहीं है उसके दुख का, नाइटिंगेल के दुख का, फिलोमेला के दुख का। क्या रीजन है, क्या कारण है, तो बट टेरियस लव, टेरियस का प्यार, ऐसा यहां कहते हैं, ऑन हर बाय स्ट्रॉन्ग हैंड रोकन, जो कि जबरदस्ती से, स्ट्रॉन्ग हैंड, रोकन, रोकन यानी कि यहाँ ये जो है ये पास पार्टिसिपल है, WREAK, ये वर्ब है, तो इसका मीनिंग है कॉज हार्म, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाना। तो जबरदस्ती से, स्ट्रॉन्ग हैंड, अपने बल से ये टेरियस ने इसको नुकसान पहुंचाया है, तो इसीलिए ये दुखी है और ये दर्द भरा गीत गा रही है। वेयर इन शी सफरिंग, सफरिंग उसको बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। ऑल हर स्पिरिट्स लैंग्विश, ऑल हर स्पिरिट्स यानी कि वो बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है, वो एनर्जेटिक नहीं है, वो बिल्कुल भी एनकरेजिंग फील नहीं कर रही है। तो यहाँ लैंग्विश ये जो है इसका मीनिंग कुछ
ग्रोइंग वीक ऐसा लेना होगा। उसके जो स्पिरिट्स है, उसका जो पूरा एक अच्छा पर्सनालिटी था, वो अभी वीक हो रहा है, वो अभी दुबला हो रहा है। फुल वुमन लाइक कंप्लेन्स, और उस इसकी जो नाइटिंगेल की जो कंप्लेन है, इसकी जो तकरार है, ये कैसी है? वुमन लाइक कंप्लेन कहते हैं। यानी कि वुमन की तकरार, यानी स्त्रियों की तकरार ऐसी होती है, बिल्कुल अन्य स्त्रियों की तरह इसकी तकरार है। हर विल वॉज ब्रोकन, विल यानी कि इच्छा। तो क्या हुआ? इसकी जो इच्छा थी, तो किसने ये ब्रेक की? ये टेरियस ने ब्रेक की। बट आई हु डेली क्रेविंग cannot have to content me, have more cause to lament me, since wanting is more woe than too much having। अभी ये जो 4 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें हमें डिटेल में ये जो स्पीकर है इसका दुख बयां करती है, इसका दर्द बयां करती है कि एग्जैक्टली इसको क्या फील हो रहा है, ये क्यों दुख में है, इसको क्या पीड़ा हो रही है। और ये कंपेयर करता है और ये कहता है कि नाइटिंगेल का दुख तो कुछ भी नहीं है मेरे दुख के सामने, मेरा दुख उससे ज्यादा है। बट आई हु डेली क्रेविंग, क्या दुख है? who daily craving, he daily continuously he craves for something, he wishes something। इसको कुछ तो चाहिए, डेली इसको कुछ तो चाहिए, ये कुछ चाहता है, किसी को तो ये चाहता है। तो ये क्या चाहता है? किसी को चाहता है, और जिसको चाहता है, हालांकि यहां ऐसा आप कॉन्टेक्स्ट ले सकते हो कि ये किसी लड़की को चाहता है या फिर किसी स्त्री को चाहता है, और वो उसको नहीं मिलती, उसकी चाहत पूरी नहीं होती, उसकी चाहत अधूरी रह जाती है। बट आई हु डेली क्रेविंग कैनॉट हैव टू कंटेंट मी, कंटेंट यानी कि मैं सेटिस्फाइड नहीं रह सकता, मैं सेटिस्फाइड नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी जो क्रेविंग है, विश है, चाहत है, ये चाहत पूरी नहीं होती, ये मुकम्मल नहीं होती, ये कंप्लीट नहीं होती। हैव मोर कॉज टू लैमेंट मी, इसलिए मेरा जो रीजन है, ये रीजन लैमेंट करने का, शोक करने का, ये रीजन उसके रीजन से बहुत ज्यादा है। ओके, या फिर आप ये कहो कि उसका जो दुख है, उससे दुख से ज्यादा मेरा दुख है। क्योंकि सिंस वांटिंग इज मोर, वांटिंग यानी कि यहां चाहत, चाहना, कुछ पाने की तमन्ना रखना। ओके, सिंस वांटिंग इज मोर, वो यानी कि सॉरो, दुख, than too much having। now try to understand here what he says, since wanting is more, वो ये जो स्पीकर है ये कुछ चाहता है लेकिन इसको ये मिलता नहीं, तो इसका दुख बहुत ज्यादा होता है। किसके दुख की तुलना में? टू मच हैविंग, बहुत सारा होता है किसी के पास। तो यहां क्या रेफर कर रहा है स्पीकर? स्पीकर ऐसा रेफर कर रहा है कि फिलोमेला के पास बहुत सारा प्यार था, हालांकि ये नजरअंदाज करता है कि वो एक्चुअली वो प्यार नहीं था, वो जबरदस्ती थी, लेकिन वो ध्यान नहीं देता उस चीज की तरफ जो एक्सप्लॉयटेशन था, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन था। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। सिंस वांटिंग इज मोर वो देन टू मच हैविंग, तो उसके पास बहुत ज्यादा लव था, प्यार था। ओके, लेकिन इसको नहीं मिल रहा, तो आप इसको प्यार भी कह सकते हो या फिर आप इसको सेक्स भी कह सकते हो। ओके, ओ फिलोमेला फेयर, ओ टेक सम ग्लैडनेस that here is juster cause of plentiful sadness, thine earth now springs, mine fadeth, thy thorn without my thorn my heart invadeth। again these 4 lines are repeated। okay, so यहां भी वही मीनिंग है, ये लाइंस रिपीटिशन है, हमने एक्सप्लेन की है पहले ही स्टैंजा में कि फिलोमेला को वो कहता है कि तुम्हारा जो दुख है वो दुख कुछ भी नहीं है, मेरा दुख बहुत ज्यादा है, मुझे एक अप्रोप्रिएट रीजन है दुख के लिए, तुम्हारे पास ऐसा रीजन नहीं है, या फिर मेरा दुख तुम्हारे दुख से ज्यादा है। ओके, और कहता है कि तुम्हारा जो एक तुम्हारी दुनिया है तो अभी ये खिल रही है, लेकिन मेरी जो दुनिया है इसमें सब कुछ बुरा हो रहा है। तुम्हारा जो तुम जो ये तुम्हारी जो वेदना है, तुम्हारा जो क्लेश है, वो तुमने कन्वर्ट किया है गीत में, एक आर्ट में, एक कला में, लेकिन मेरा जो दुख है वो अंदर है, और मुझ पर, मेरे हार्ट पर यानी कि मेरे दिल पर वो दुख अटैक कर रहा है। तो ये जो रिपीटेड लाइंस है इसको एक पोएटिक डिवाइस कहते हैं, जिसको रिफ्रेन ऐसा कहा जाता है। ओके, तो दिस इज रिपीटिशन ऑफ सम लाइंस टू एम्फेसाइज समथिंग, इसको रिफ्रेन कहते हैं, रिफ्रेन। और एक यहाँ फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, जब वो कहते हैं वो ओ फिलोमेला फेयर,
ओ फिलोमेला फेयर, तो इसको कहेंगे अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी एक फिगर ऑफ स्पीच है जहां किसी को तो वो एड्रेस करते हैं, लेकिन जिसको एड्रेस करते हैं वो वहां होता नहीं, या तो वो मर चुका होता है या फिर वहां वो होता नहीं। तो ऐसी अगर व्यक्ति को, ऐसी अगर कुछ चीज को हम एड्रेस कर रहे होते उसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी। तो यहाँ फिलोमेला एक्चुअली नहीं है, ओके, ये माइथोलॉजी में कैरेक्टर है, लेकिन ये जो स्पीकर है ये उसको एड्रेस कर रहे हैं, ओ फिलोमेला फेयर, तो इसको हम कहेंगे अपोस्ट्रोफी। इस पोएम में टोटल 2 स्टैंजा है, हर एक स्टैंजा में जैसे कि 12 लाइंस इस दोनों स्टैंजा में है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।